हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए सो क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। बच्चे, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, ये पेंसिल ही नहीं चल रही। एक मिनट रुको जी। हाँ जी बच्चे, सो आज हम आपके पास डिस्कस करेंगे सीए फाइनल जीएफआरएस का जो पेपर हुआ है अभी एक दिन पहले, नवंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। वो पेपर का हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। सो जिन्होंने तो बच्चे पेपर दिए हैं और अभी उनके पेपर रहते हैं दो, वो तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, अभी बेटर है, क्योंकि मैं इसमें आंसर्स भी डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि अभी वो इस वीडियो को ना देखें, अपने एग्ज़ाम के बाद देखें तो उतना बेटर होगा। हाँ, कई बच्चे होते हैं जो सिर्फ एक दो पेपर ही देते हैं, वो देख सकते हैं ना। कईयों को होता है कि चल एफआर दिया तो जीएफआरएस साथ में दिया, जीएफआरएस में एग्जाम्शन आ जाए तो वो फ्री हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रुप 2 में एक ही पेपर देना है। तो वो लोग ये वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अभी ना देखें, क्योंकि स्पॉइलर हो सकता है आपके पेपर के लिए। मैं इसमें आंसर्स भी डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है? सो मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है। प्लीज कमेंट में आके कोई ये ना कहना कि ये वीडियो ना देखो अभी। मैं खुद कह रहा हूं ये वीडियो ना देखो अभी, एग्जाम्स के बाद देखो। मैंने और किसी सब्जेक्ट का अभी तक रिव्यू नहीं किया, एग्जाम्स के बाद करूंगा। ये क्योंकि नया पेपर होता है और सब चीजें इसमें ऑलमोस्ट नहीं होती हैं, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और वैसे भी एग्जाम 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो फिर इकट्ठा मुझे रिव्यू करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट विद जीएफआरएस। हाँ जी, तो इलेक्टिव का हम तो बच्चे एक ही पेपर पढ़ाते हैं, दैट इज जीएफआरएस। आई थिंक ये पेपर नंबर 6E है। 6 ऑप्शंस होते हैं, ये 6E है। सर पहले तो ओवरऑल व्यू बताओ। वेरी वेरी इजी पेपर। मैं हमेशा बोलता हूं जितने भी 6 ऑप्शंस हैं, शायद सबसे आसान पेपर जीएफआरएस का होता है। मुझे नहीं पता बाकी कैसे आए हैं, पर जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला है कि सर जीएफआरएस तो बहुत ही ज्यादा इजी पेपर है। और मैंने खुद भी देखा, एक एक केस स्टडी को मैंने रीड किया, बहुत इजी पेपर था। पिछली बार 2 केसेस कट एंड पेस्ट होके आए थे केस स्टडी डाइजेस्ट से। इस बार एक केस कट एंड पेस्ट आया है और बहुत सारे क्वेश्चंस एफआर के स्टडी मटेरियल से आए हैं। सो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, वही बुक क्वेश्चंस हमारी बुक में भी होते हैं। कट एंड पेस्ट क्वेश्चन आए हैं जी। हद होती है, मैं कहता हूं ओपन बुक पेपर है, आप कट एंड पेस्ट कैसे दे सकते हो? पर इंस्टीट्यूट मान के चलता है कि हमारे बच्चे को कौन सा याद होता है एफआर में क्या पढ़ा है, दे दो इनको। नहीं बच्चे, बच्चे होशियार होते हैं। मेरे सारे बच्चों ने आके बोला एक ही बात, सर एफआर का पेपर दोबारा किया गया। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि जीएफआरएस में एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने लायक तो होता नहीं, फिर भी बच्चे जीएफआरएस नहीं लेके राजी। तो मुझे नहीं पता जी क्या है, जो भी है, शायद वो एफआर से डरते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि शायद जिसको एफआर ही मुश्किल लगता है वो जीएफआरएस कैसे ले सकता है। अदरवाइज बहुत ही इजी पेपर आया। बहुत सारे क्वेश्चंस कट एंड पेस्ट आए। एक क्वेश्चन गलत भी आया, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। एक सवाल गलत भी आया है, बहुत बच्चे उसको लेके कंफ्यूज हुए पेपर में। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो केस दिखाता हूं जो कट एंड पेस्ट आया है, दैट इज केस स्टडी नंबर 3। यहां पे होना चाहिए, ये रहा जी, केस स्टडी नंबर 3। ये कट एंड पेस्ट आया है। ये आपके केस स्टडी डाइजेस्ट में केस नंबर 8 है। बिल्कुल ही सेम डबल फिगर्स दिए गए हैं। जैसे यहां देखो, यहां 8 लाख मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है, वहां देखे जरा डाइजेस्ट में कितनी है। ये रहा आपका केस स्टडी नंबर 8, यहां 4 लाख दी हुई है मेंटेनेंस कॉस्ट, डबल है ना। और भी देखते हैं, यहां पे 2 करोड़ की लैंड खरीदी है, वहां 1 करोड़ होगा। हाँ वही 10 मिलियन, 1 करोड़ है। सारा कुछ सेम है, कट एंड पेस्ट। सबको याद भी था ये केस। और बच्चे क्या, फिर कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, है ना, आंसर्स तो नीचे दिए ही हुए हैं। तो सोचो 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए 25, तो यहां आ गए। पिछली बार ऐसे 50 आ गए थे। सोचो 4 केस करने हैं,
2 केस कट कॉपी एंड पेस्ट, यहां पे 1 केस कट कॉपी एंड पेस्ट। पता नहीं पेपर बनाने वाले किस दुनिया में रहते हैं, बोलना नहीं चाहिए ऐसे, पर बच्चे ओपन बुक पेपर है, आप मतलब ऐसे कैसे केस दे सकते हो। ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, बीइंग ए स्टूडेंट तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि हाँ आपके दिमाग पे बोझ ही नहीं पड़ा। जब 25 नंबर सीधे ही मिल गए फिर तो बोझ ही उतर गया, पिछली बार 50 मिल गए थे। मुझे नहीं पता बाकी के इलेक्टिव्स में कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे वो समझ में नहीं आते, मैं वो कराता ही नहीं, पर इसका मुझे समझ में आता है। तो ये तो बच्चे एक सीधा ओपन बुक पेपर था। चलिए, केस स्टडी नंबर 3 तो बिल्कुल सीधा था, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर मैं आपको लेके चलता हूं केस स्टडी नंबर 5 पे। सारे के सारे क्वेश्चन एफआर के स्टडी मटेरियल से कॉपी। तो सर मान लो किसी को एफआर का स्टडी मटेरियल ना भी याद हो, हाँ तो ना याद हो, इतने इजी क्वेश्चन आए हैं कि मतलब एफआर में भी शायद इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जो यहां पे इन लोगों ने पूछे हैं, इतने इजी क्वेश्चंस हैं। आइए जी, मैं केस स्टडी 5 आपको पढ़ा रहा हूं एक बार। आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ूंगा क्योंकि बच्चे मैं पूरा पेपर करने बैठ गया, मुझे तो 3 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ऐसे ही देख लेते हैं। सो पहला सवाल देखो, मैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये गवर्नमेंट ग्रांट इंड AS 20, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है गवर्नमेंट लोन के ऊपर के सरकार से आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है। ये देखो, 1/4/2021 को स्टार लिमिटेड रिसीव्ड ए लोन ऑफ 25 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट एट 10% पर एनम पेबल आफ्टर 5 ईयर्स इन बुलेटेड पेमेंट। बच्चे 10% हर साल ब्याज देना है, 5 साल बाद लोन वापस करना है। द प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, इंटरेस्ट इज पेबल रेगुलरली एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हाँ, तो हमें इसमें निकालना होता है लोन की वैल्यू कितनी, और डिफरेंस होता है गवर्नमेंट ग्रांट, और लोन होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज है इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, 25 लाख का 10%, सो 2.5 लाख ब्याज है। सो 5 साल तक देना है, मैं तेज तेज डिस्कस कर रहा हूं, 5 साल तक देना है, तो 20% पे 5 साल का फैक्टर मैं करके लेके आया आपके लिए ताकि मेरा समय बचे, 2.99। सो 2.5 लाख इंटू 2.99, 747,500। फिर प्रिंसिपल अमाउंट है 25 लाख, 5 साल बाद वापस करनी है, और 5वें साल का फैक्टर आता है आपका 0.402। सो 25 लाख इंटू 0.402, 1,005,000। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो डिस्काउंट रेट खुद दो, नहीं तो मुझे क्या पता कि आप 3 डिजिट में आंसर कर रहे हो कि 4 डिजिट में। मैं तो ये 3 डिजिट के आंसर दे रहा हूं आपको, तो बच्चे आंसर मैच कैसे होगा बताओ। पर हम भी शाणे हैं, हम इधर उधर आंसर मैच करा ही सकते हैं। तो 1,752,500 विल बी द अमाउंट ऑफ लोन, और बाकी डिफरेंस होगा गवर्नमेंट ग्रांट। 25 लाख में से माइनस कर दीजिए, तो 747,500 इज द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। आइए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये लो पहला ही ऑब्जेक्टिव है, ये लो बच्चे ने आंसर किया भी हुआ है, बी आंसर है हमारा। 747,500 आया था, यहाँ 600 है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ के कारण हमारा डिफरेंस आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन है कोई, एफआर के पेपर में भी ऐसे सवाल नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट लोन। अब आगे देखो, वो कह रहा है स्टार लिमिटेड ने वीनस लिमिटेड के साथ अमेलगमेशन करने की सोची है और उसकी वैल्यूएशन करना चाहते हैं एज पर द मार्केट अप्रोच एंड इनकम अप्रोच एंड असाइन इक्वल वेट टू बोथ ऑफ द अप्रोचेस। तो 2 तरह से वैल्यूएशन करना चाहता है, मार्केट अप्रोच और इनकम अप्रोच, और दोनों को इक्वल वेट देगा। वैल्यूएशन और अदर डिटेल्स दिए हुए हैं, वैल्यूएशन एज पर मार्केट अप्रोच, वैल्यूएशन एज पर इनकम अप्रोच दिया हुआ है, डेट ऑब्लिगेशन दिया है, सरप्लस कैश दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है। बच्चे ये एफआर के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पता कौन सा है, इंड AS 113, टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 5, जाके चेक कर लो। और वैसे भी बहुत इजी सवाल है, नीचे ऑब्जेक्टिव में पूछा वैल्यू पर शेयर बताओ, तो इन दोनों की एवरेज लेनी है क्योंकि इक्वल वेट असाइन करना है, तो एवरेज होगी 4000, माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ डेट, प्लस करेंगे एडिशनल एसेट्स 120 और एडिशनल एसेट्स 300। सो ये आ गया आपका 4000 माइनस 1200 प्लस 120 प्लस 300,
दिस इज 3220 करोड़ डिवाइडेड बाय 7.5 करोड़ शेयर है, सो डिवाइड करेंगे। सो 429.33 इज द वैल्यू पर शेयर। यही आपके ऑब्जेक्टिव में मांगा हुआ है, 429.33। ये देखो सी, बच्चे ने भी आंसर सही किया हुआ है। 429.33 इज द वैल्यू पर शेयर। मैं कहता हूं छोड़ दो ना एफआर को। इंड एस 113 का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, फेयर वैल्यू मेजरमेंट का। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंड एस 23 बोरोविंग कॉस्ट का इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चन हमारी बुक में भी हैं। मैं अपनी बुक का रेफरेंस नहीं देना, मैंने बंद कर दिया अपनी बुक का रेफरेंस देना। इंस्टीट्यूट की बुक का रेफरेंस दो, बेटर है। तो इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन नंबर 9, बच्चे यही क्वेश्चन हमारी बुक में भी होते हैं और सबसे आसान सवाल है। वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कमेंस किया है विच इज टू बी फाइनेंस्ड बाय बोरोविंग्स। की डेट्स आर एज फॉलोज। 16 जून को लोन लिया है, 3 जून को टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस हो गई, 20 जून को एक्सपेंडिचर आया। नीचे पूछा है बताओ कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट होगा। याद है 3 कंडीशन होते हैं। बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, वो तो यहीं से शुरू हो गया 16 जून से ही। एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड, वो 20 जुलाई से शुरू हुआ, तो ये नहीं हम देखते होते। तीसरा होता है एक्टिव डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड। एक्टिव डेवलपमेंट हम कभी सवालों में देखते नहीं, बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नॉइज है, माफ करना। बहुत एक शरारती तत्व होते हैं हमारे देश में जो ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, माफ करिएगा। सो एक्टिव डेवलपमेंट हम देखते नहीं है। वैसे भी टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस कर दी है तो काम शुरू हो गया है। तीनों कंडीशन 20 जुलाई को पूरे होते हैं, तो 20 जुलाई शुड बी योर आंसर। और ये भी नीचे ऑब्जेक्टिव है, ये लो 20 जुलाई। बच्चे ने डी काट के सी आंसर किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, तेज तेज डिस्कस करेंगे। तो ये भी एफआर के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अगला देखो, स्टार लिमिटेड परचेज डीलक्स प्रॉपर्टी डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस फॉर 12 लाख ऑन 1/4/19। यूजफुल लाइफ है 15 साल। 31 मार्च 21 को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर दिया। रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दी है। 22 को कहता मन बदल गया, नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, रिकवरेबल अमाउंट दे दिया। इंड एस 105 इलस्ट्रेशन नंबर 2 है एफआर के स्टडी मटेरियल का। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इतने लंबे चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। अब अगला देखो, इंड एस 19, इंड एस 19 का टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 7 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बिल्कुल सारे सवाल ऐसे ही होते हैं उसके। 1/4/11 को फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स 20,000 लाख, कंट्रीब्यूशन टू प्लान एसेट 6,000 लाख, अमाउंट पेड है 600 लाख। 31 मार्च 22 को फेयर वैल्यू दिया, एक्चुअल रिटर्न दिया है। ये सारे ही क्वेश्चन इंड एस 19 के ऐसे ही होते हैं और ये एफआर में भर भर के किए हुए हैं। इवन केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये केस स्टडी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। सो मैं इतना बड़ा सवाल अभी सॉल्व नहीं करने बैठूंगा, क्योंकि क्या सॉल्व करूं, जाके बता तो दिया। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 7 देख लो इंड एस 19 का। आई थिंक ये डबल फिगर्स है, वो आधे होंगे, इतना ही फर्क होता है बस। क्लियर है? आगे देखो, इंड एस 36 इंपेयरमेंट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। टेस्ट योर नॉलेज स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जाके सॉल्व कर लीजिएगा। 3 कैश जनरेटिंग यूनिट है, कैरिंग अमाउंट रिमेनिंग लाइफ दिया है, 2 कॉर्पोरेट एसेट है, आगे कैसे बटेंगे बताया है, फिर रिकवरेबल अमाउंट बताया है। बहुत बार ये क्वेश्चन किए हुए हैं क्लास में। फिर लास्ट में कह रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग पीरियड 1-2 फॉर इशू ऑन 16 जुलाई 2002। द मैनेजमेंट डिस्कवर्ड अ मेजर फ्रॉड एंड डिसाइडेड टू रीओपन द बुक्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पहले ऑथोराइज कर दिया 16 जुलाई को, फिर एक फ्रॉड रिपोर्ट हुआ और बुक्स को रीओपन किया गया। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर सब्सिक्वेंटली ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 31 जुलाई। एजीएम हुई है 13 अगस्त को। अब इसका सवाल देखो क्या पूछा है। What is the date of authorization to be considered for the issue of financial statements by the board of directors? इंड एस 10 में पढ़ते हैं ना, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होते हैं? आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ ऑथोराइजेशन। अब ऑथोराइजेशन पहले तो हो गई थी 16 जुलाई को, पर बाद में बुक्स रीओपन करके दोबारा ऑथोराइजेशन की गई 31 जुलाई को। एजीएम वाली डेट रेलेवेंट नहीं होती, तो 31 जुलाई आपके लिए रेलेवेंट है। ये बच्चे ने किया नहीं हुआ, ये 31 जुलाई आंसर होगा इसका। अब ये भी क्वेश्चन बुक एफआर का ही है। अच्छा मैं बता दूं, ये इंड एस 10 का मैं लिख के लेके आया हूं, कौन सा है, इलस्ट्रेशन 3 है, जाके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देख लो। एक भी क्वेश्चन आया नहीं है,
बच्चे जिसने अच्छी तैयारी करी है ना, उसको पढ़ के ही पता लग जाता है ये सवाल मैंने किया हुआ है, और बुक आपके पास है। 2 केस हो गए, 50 नंबर आ गए, और पूरे मिलेंगे, नंबर कहां से कटेंगे बताओ? चलो 2-4 वैसे ही काट ले अंग्रेजी के, अंग्रेजी से भी कैसे काटेगा, हम तो देख के लिखेंगे अंग्रेजी भी, इवन पैराग्राफ नंबर भी कोट कर देंगे, क्योंकि हमें तो देख के लिखना है। एक ऑब्जेक्टिव रह गया, वो भी देख लेते हैं। अमंगेस्ट द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फेयर वैल्यूएशन अप्रोच अंडर IFRS? मार्जिन अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच होती है? यही आंसर है। कौन सी अप्रोच नहीं है? कॉस्ट अप्रोच होती है, इनकम अप्रोच होती है, मार्केट अप्रोच होती है। मार्जिन अप्रोच कौन सी वैल्यूएशन की अप्रोच होती है? ये तो हम SFM के अंदर भी पढ़ते हैं ना, कि वैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है। सो ये 5 कितने इजी ऑब्जेक्टिव थे इसके। और फिर डिस्क्रिप्टिव में पहला इंप्लॉय बेनिफिट का पूछा है, डिट्टो कट कॉपी एंड पेस्ट सवाल है। फिर वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हेल्ड फॉर सेल वाला, और लास्ट में इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करके दिखाओ 8 मार्क्स में। बच्चे ये FR का पेपर है, GFRS है ही नहीं इसमें कुछ, समझिए इस बात को। सो ठीक है, आपके लिए तो बढ़िया चीज हो गई। आइए जी, केस स्टडी नंबर 4 देखते हैं। सो 2 केसेस तो हमने देख लिए, इजी थे। केस स्टडी नंबर 4 पे आइए प्लीज। सर आपने 1 से क्यों नहीं शुरू किया? कारण है, 1 केस छोड़ने वाला था पेपर में। जो केस नंबर 1 था वो पेपर में छोड़ने लायक केस था। यस, क्योंकि उसमें एक सवाल गलत भी है। तो मैं होता तो मैं तो वो छोड़ता, मुझे नहीं पता बच्चों ने क्या किया पेपर में। सो आइए काम करते हैं, इसके ना ऑब्जेक्टिव देखते हैं और फिर आंसर करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड which of the above segments A to E would be considered as the reportable segments? कौन से होते हैं रिपोर्टेबल? Segment revenue is 10% or more of total segmental revenue. Segment assets are 10% or more of total segmental assets. Segment result is 10% or more of total result or total loss, total profit or total loss, whichever is higher. So पहला सवाल अगेन स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है। अब कोट भी करने की क्या जरूरत है, यहां से ढूंढना है जी। ये देखो, आई थिंक सारे ही आ जाएंगे। ये 6 करोड़ 60 लाख है ना, तो सेगमेंट ए में रिपोर्टेबल होने के लिए टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल एसेट्स। अब ये टोटल एसेट्स देखो, इसके बहुत ज़्यादा हैं। 1000 लाख डिवाइड बाय 250, इसके एसेट्स 35% है, इसके एसेट्स 35% है, तो ये रिपोर्टेबल हो गया, क्योंकि तीनों में से एक ही होना चाहिए। बी के केस में ये रेवेन्यू टोटल सेल बहुत ज़्यादा है, 165 डिवाइड बाय 660, ये 25% हो गया, तो ये भी रिपोर्टेबल हो गया। सी के केस में भी सेल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तीनों में से एक ही कंडीशन पूरी करनी है। 225 डिवाइड बाय 660, 34% हो गया, ये भी रिपोर्टेबल हो गया। डी के केस में भी ये 25% है, ये भी रिपोर्टेबल हो गया। अब बचा ई के केस में ये देखो, 7.5 लाख 750 डिवाइड बाय 250, 26% है, तो सारे ही रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है। मतलब 2 मिनट लगेंगे पेपर में करने, वहां लिखने थोड़ा बैठूंगा जैसे क्लास में फॉर्मेट बनाते हैं। मुझे तो क्या देखना है कि तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जहां मुझे बड़े बड़े फिगर नजर आए वो मैंने चेक कर लिया, ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। तो ये पहला आंसर हो गया। देखो बच्चे ने ठीक किया हुआ है, ऑल आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अब ये देखो, ये भी स्टडी मटेरियल का है, वैसे ये आफआर के पास्ट आरटीबी में भी है। वेल्थ लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफिएबल एसेट क्यूआर विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 20 लाख, रिकवरेबल अमाउंट 13 लाख, तो कैरिंग अमाउंट है 20 लाख, रिकवरेबल अमाउंट है 13 लाख, तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया आपका कितना, 7 लाख। टैक्स बेस है 16 लाख और टैक्स रेट है 30%। इंपेयरमेंट लॉसेज आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, बहुत अच्छी बात है, होते भी नहीं। वेल्थ लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट, नीचे पूछा डेफर टैक्स बताओ। हाँ, तो कैरिंग अमाउंट कितनी, 13 लाख। इंपेयरमेंट लॉस के बाद टैक्स बेस तो वही रहेगा 16 लाख, तो टेम्पररी डिफरेंस 3 लाख। कौन सा,
टैक्स बेस ज़्यादा है तो फ्यूचर टैक्स डिडक्शन ज़्यादा है, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। 3 लाख का 30% कितना, 90,000। मतलब ये 4 घंटे का पेपर नहीं था, मैं सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैं लिख के थोड़ा करूंगा, मैं तो ऐसे ही सॉल्व करूंगा जैसे मैं कर रहा हूं। 3 लाख का 30% 90,000। लो जी, डेफर्ड टैक्स एसेट क्लोजिंग बैलेंस इज 90,000, बच्चे ने ठीक किया हुआ है। डेफर्ड टैक्स एसेट क्लोजिंग बैलेंस इज 90,000। थर्ड कौन सा है, ठीक है, अब ये देखो थर्ड, Wealth Limited acquired the trademark for a product from Cesar Limited 10 years ago for 16 लाख। ट्रेडमार्क है तो इंड 38, इंटेंजिबल एसेट। ट्रेडमार्क की इनडेफिनेट लाइफ है तो इसका अमोर्टाइजेशन हो नहीं सकता, एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू होगा। कैरिंग अमाउंट 1/4/2021 को है 16 लाख। नाउ ड्यू टू कंपटीशन सेल ऑफ प्रोडक्ट डिक्लाइन में है। मैनेजमेंट हैज मेड असेसमेंट हैज सर्टेन दैट ट्रेडमार्क विल कंटिन्यू टू हैव इनडेफिनेट लाइफ, अभी भी लगता है लाइफ इनडेफिनेट है। रिकवरेबल अमाउंट 12 लाख है तो 16 लाख का 12 लाख, 4 लाख का क्या आना चाहिए, इंपेयरमेंट लॉस। देखते हैं सवाल क्या पूछा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडमार्क विद इनडेफिनेट लाइफ, वेल्थ लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस ऑन द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये देखो डी आंसर है, टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट एवरी ईयर एंड अकॉर्डिंगली द कैरिंग अमाउंट विल बी रिड्यूस टू 12 लाख। हर साल इंपेयरमेंट रिव्यू होता है, बाकी क्यों गलत है, क्या सेम कैरिंग अमाउंट रहेगा, नहीं, इंपेयरमेंट होगा। अमोर्टाइजेशन होगा, हो ही नहीं सकता क्योंकि इनडेफिनिट लाइफ है। टेस्ट द इंपेयर एसेट फॉर इंपेयरमेंट, एक्सटर्नल अनफेवरेबल इवेंट हैड करना। बच्चे इनडेफिनेट लाइफ वाले का एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट मैंडेटरी होता है, 3 चीजों का होता है ना, एक गुडविल का, एक एसेट विच इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, और तीसरा एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ। इन तीनों का इनडेफिनेट एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट मैंडेटरी है। सो डी आंसर है इसका। अब चौथा देखो, हाँ ये अच्छा है, इसमें बहुत बच्चे फंसे होंगे। मैट क्रेडिट, अब मैट हट गया है, किसी बेवकूफ ने ये क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि मैट तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी से आई थिंक सबसे ही मैट हट गया है। देखो मैं टैक्स अभी लेटेस्ट इतना नहीं जानता हूं, वैसे तो जानता हूं, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेटेस्ट इतना नहीं जानता हूं, पर स्टिल देखते हैं। वेल्थ लिमिटेड प्रपोजिंग टू अक्वायर हेल्थ लिमिटेड विच इज करंटली फॉलोइंग इंडियन गैप अदर देन द कंपनी इंड एस रूल्स 2015। Health Limited does not have taxable income as per the applicable tax laws but pays minimum alternative tax based on its book profit। तो वो कंपनी एएस लगाती है और मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पे करती है। द टैक्स पेड अंडर मैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, मैं मैट समझाने नहीं बैठूंगा, ठीक है ना, मैं आंसर दूंगा बस। एंड एज पर हेल्थ लिमिटेड प्रोजेक्शन इट इज इन अ पोजीशन टू गेट क्रेडिट फॉर द सेम बाय द एंड ऑफ 8th ईयर। वो कह रहा है हमें 8th ईयर क्रेडिट मिल जाएगा। समझ लो आपका टैक्स बनता है 100 रुपया, गवर्नमेंट कहती है मैट के अकॉर्डिंगली टैक्स निकालो, टैक्स बन गया 110 रुपए, तो आपके 110 देने, 10 रुपए आपका समझ लो एडवांस टैक्स चला गया, उसको मैट क्रेडिट बोलते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसको एसेट दिखाते थे। हेल्थ लिमिटेड इज रिकॉग्नाइजिंग द मैट क्रेडिट एज करंट एसेट, देखो लिखा हुआ है ना, आई गैप मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अमाउंट ऑफ मैट क्रेडिट एज ऑन 31 मार्च 21 इज 20 करोड़ एंड 31 मार्च 22 इज 15 करोड़। मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर क्लैरिटी ऑन हाउ दीज वुड बी इम्पैक्टेड अपॉन कन्वर्जन ऑफ हेल्थ लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू IFRS वंस द एक्विजिशन गोज थ्रू। ये दो बैलेंस याद रख लो, 31 मार्च 21 को मैट क्रेडिट का बैलेंस है 20 करोड़ और 22 को है 15 करोड़। देखते हैं सवाल क्या पूछा है। अच्छा पहले मैं बता दूं, इंड एएस में मैट क्रेडिट डेफर टैक्स होता है, डेफर टैक्स एसेट बनता है क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। मैट क्रेडिट का मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा टैक्स आपने आज जमा कराया है वो आप आगे जब किसी साल में आपका मैट कम बनेगा या आगे किसी साल में मैट ज्यादा बनेगा तो ये आप माइनस कर लीजिएगा। रेगुलर टैक्स आपका ज्यादा बनेगा तो ये आप माइनस कर लीजिएगा। माफ करना मैं मैट नहीं समझा रहा अभी, क्योंकि रेगुलर टैक्स जब ज्यादा बनता है तो फिर आप मैट क्रेडिट की डिडक्शन ले सकते हो, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे आपको। तो मैट क्रेडिट का डेफर टैक्स बनता है एज पर इंड एएस। ये मैंने लिखवाया भी हुआ है शायद क्लास में, ये देखो जरा, ये देखो सीधे निकल आया, ये देखो
मैट क्रेडिट अवेलेबल इज अ टेम्पररी डिफरेंस, हैंस डीटीए विल बी क्रिएटेड ऑन अ मैट क्रेडिट। और मैट क्रेडिट ये होता है, यहाँ तो मैट क्रेडिट दिया हुआ है ना सवाल में, और सीधा जितना मैट क्रेडिट है वो सारे ही बेनिफिट होता है, तो उसके ऊपर डीटीए बनता है। सो ये हमने क्लास में किया हुआ था और यही सवाल ने पूछा है कि मैट क्रेडिट का करंट टैक्स बनाना है, डीटीए बनाना है, डीटीएल बनाना है कि विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। बच्चे डीटीए बनाना है, बच्चे ने शायद ये सवाल किया नहीं हुआ। हाउ द मैट क्रेडिट बी रिकॉग्नाइज्ड अपॉन कन्वर्जन टू आईएफआरएस, तो उसका डीटीए होता है और अगला क्वेश्चन भी उसी पे ही है। तो डीटीए 15 करोड़ से बनेगा, पूरी वैल्यू से ही बनता है, पूरी वैल्यू से 15 करोड़ से पूरा इंटू 30% नहीं कर, सॉरी डीटीए का मांगा 21-22 का, माफ करिए 21-22 का 20 करोड़ है, तो 5 करोड़ से इंक्रीज होगा। ये तो देखो ना, 31 मार्च 2021 को बैलेंस है 15 करोड़, 31 मार्च 2022 को बैलेंस है 20 करोड़। हाँ तो 5 करोड़ से इंक्रीज करोगे ना आप, तो इंक्रीज इन डीटीए बाय 5 करोड़, ये आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे हो सकता है फंसे होंगे, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी माफ करिएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, अभी देखा है। यहां पे है 20 करोड़ और यहां पे है 15 करोड़, तो 5 करोड़ का डिक्रीज इन डीटीए है, इंक्रीज इन डीटीए बाय 5 करोड़, इंक्रीज इन डीटीए बाय 15 करोड़। और नहीं ये सारा ही इंक्रीज होगा यार, ये एक्स्ट्रा होगा ना, क्या बात कर रहा हूं मैं भी दोस्तों, ये बच्चे एक्स्ट्रा होगा ना 15 करोड़, तो ये आंसर होगा इंक्रीज इन डीटीए बाय 15 करोड़। फिर भी मुझे एक बार सवाल दोबारा पढ़ लेने दो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। लग तो यही रहा है कि ये तो बच्चे नया ही होता है ना 15 करोड़। अब ये बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक मिनट मुझे दोबारा पढ़ लेने दो सवाल, क्योंकि मैं तेज तेज देख लिया, मैंने ध्यान से पढ़ा भी नहीं। सवाल क्या है, बनेगा तो डीटी है, ये बात तो पक्की है। इक्कीस बाईस का आंसर मांगा है सवाल ने, है ना। बच्चे मुझे लगता है कि आपका सवाल यहाँ गलत कर गया, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 31 मार्च 2021 को 20 करोड़ का बैलेंस है डीटीए का, है ना, और 31 मार्च 2022 को मैट क्रेडिट का बैलेंस है 15 करोड़। तो टेक्निकली दिस शुड बी डिक्रीज इन डीटीए 5 करोड़, क्योंकि यहां डीटीए बना होगा 15 करोड़ का, 20 करोड़ का, यहां डीटीए बना होगा 15 करोड़ का, तो 5 करोड़ का डीटीए कम होना चाहिए, पर यहां डिक्रीज का कोई ऑप्शन ही नहीं है, देखो। सो ये गड़बड़ हो गई है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जीएफआरएस मई 18 में केस स्टडी 2 का सवाल है। ये देखो, ये देखो, ये हमारी बुक में, ये हमारी जो क्लास बुक है, केस स्टडी 2, ये वाला सवाल है मैट का। ये देखो, वहां देखो 31 मार्च 16 को इतना, 17 को बढ़ रहा है 8.5 से 9.75 हो रहा है, तो वहां इंक्रीज है 1.25 का, तो यहां तो डिक्रीज है। सो ये क्वेश्चन गलत है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर में क्या करता है, मुझे नहीं पता वो क्या करेगा, पर सवाल में कोई ना कोई गड़बड़ तो है। क्लियर है बात। सो ये वाला सवाल ठीक है, मैट क्रेडिट रिकॉग्नाइज कैसे होगा, तो उस पर डीटीए बनता है, बट यहां पे गड़बड़ हो गई लगता है। देखते हैं जी बाकी ये क्या करते हैं। क्लियर है। उसके बाद के बच्चे 3 उसने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं कि ये लास्ट वाला, ये तो सीए इंटर का क्वेश्चन है। वेल्थ लिमिटेड हैज एन इमटेरियल सब्सिडरी, ऑब्जेक्टिव हो गए इसके सारे। मर्करी लिमिटेड, द अकाउंटेंट ऑफ मर्करी लिमिटेड हैज गैदर्ड द फॉलोइंग डेटा बट नीड्स असिस्टेंस इन प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो आपको बैलेंस शीट दिए, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
अकाउंट्स पेबल, वेजेस, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स, सेल्स, सीओजीएस। ये तो सीए इंटर का स्टार्टिंग क्वेश्चन कराते हैं हम। सीए इंटर में कैश फ्लो जब शुरू कराते हैं ना, तो इस तरह का सवाल कराते हैं कि पीएल भी दिया हुआ है और बैलेंस शीट भी दी हुई है। अब मांगा क्या है, देखो इधर देखो, एक और भी है। ड्यूरिंग 22 मर्करी लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 2500 इन कैश and paid 46,000 to acquire new assets. Accounts payable were used only for inventory and no debt was required during the year. तो नेट प्रॉफिट था आपका 1,000 का, 2500 का डिविडेंड दे दिया, तो 1500 से रिटेन अर्निंग्स आपके कम होने चाहिए, वो कम हो भी रहे हैं। ये देखो 60,500 से 59,000 हो गया ना, उल्टा दिया हुआ है। ये 2021 है, ये 2022 है, तो 1500 से रिटेन अर्निंग्स कम होने चाहिए, वो हो भी रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाऊं आपको। और आई थिंक ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये देखो 4 नंबर का, सॉरी, ठीक है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। बना दूं? बना दो सर। चलो जिन्होंने करना होगा वो देख लें, बाकी जो स्किप करके आगे जाना चाहते हैं वो आगे बढ़ जाएं। कहाँ बनाऊं? इसी के नीचे ही बना देता हूँ। आइए जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो 2 मिनट का काम है, सवाल भी 4 नंबर का ही है, तो कोई ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी हमें। तो CFOA, CFIA और CFFA। सो मैं वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा, पेपर में तो वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे, हम तो ऐसे ही कर देंगे बच्चे। आइए जी नीचे से स्टार्ट करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, सो डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स। मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ कराऊंगा, ठीक है। 1500 का रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज है। आइए जी, इक्विटी शेयर 84 से 88 हो गया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड 4000। डिबेंचर्स 160 से 173 हो गया, तो शॉर्ट में लिखते हैं डिबेंचर्स 13,000। वेजेस पेबल, तो ये बच्चे आपके नीचे जो वेजेस हैं उसमें एडजस्ट होंगे, छोड़ दीजिए इसको। वेजेस पेबल, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड है, तो ये तो करंट लायबिलिटी है, तो डिक्रीज इन वेजेस पेबल, डिक्रीज इन वेजेस पेबल 2000, ये प्लस होगा। लायबिलिटी कम होती है तो वो कैश इनफ्लो है आपका, कम हुई है, सॉरी पे किया आपने, है ना। डिक्रीज इन वेजेस पेबल, 9,000 का 7,000 रह गया, तो 2,000 तो आपने पे किया होगा ना। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, ये प्लस होगा 1,000। फिर कैश आएगा नहीं। अकाउंट्स रिसीवेबल में डिक्रीज है, डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल 7,500, तो ये पैसा मिला होगा आपको, है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस में डिक्रीज है, तो डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, ये सारे करंट एसेट है ना, तो ये भी आपका रेवेन्यू है। इन्वेंट्री में इंक्रीज है, तो इन्वेंट्री खरीदी होगी, तो ये आउटफ्लो है 3,000 नेगेटिव। फिक्स्ड एसेट्स 270 से 316 हो गए, तो नीचे लिखा हुआ था आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं 46,000 के, तो फिक्स्ड एसेट्स 46,000 नेगेटिव, वो एग्जैक्ट 46 ही आ रहा है, 270 से 316, यस। डेप्रीसिएशन 30,000 से 45,000 हो गया, तो 15,000 का डेप्रीसिएशन। डिविडेंड पेड आपका 4,500 है, नहीं डिविडेंड पेड कितना था आपका 2,500, तो वो भी ऐड करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नीचे पढ़ लीजिए, सेल, सीओजीएस, अदर इनकम, डेप्रीसिएशन 15,000 डाल दिया। इंश्योरेंस, ऑडिटर एक्सपेंसेस, वेजेस पेबल, और कुछ भी नहीं है सवाल में। चलिए आंसर निकाल दो। ये 46 का आउटफ्लो है, ये दोनों ही रेज्ड हैं, तो 17,000 का इनफ्लो है। मैंने जल्दी जल्दी में किया है, कोई गलती ना हो गई हो, देखते हैं, चैलेंज ही सही। गलती होगी तो फिर आराम से चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत तेज किया है। 21,500, सो 21,500 माइनस 46,000 प्लस 17,000,
7500 नेगेटिव है। देखा ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तेज तेज करो तो आंसर टैली नहीं हुआ। दोबारा चेक करें, करना ही पड़ेगा। सो नेट प्रॉफिट था 1000, वो तो आ गया बच्चे यहीं से 1000 है ना, प्लस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, और कुछ भी नहीं है सवाल में। अदर इनकम 3000, ये सब कुछ ऑपरेटिंग ही होगा। तो प्लस डेप्रिसिएशन किया 15000। अकाउंट्स रिसीवेबल 12500 से 5000 हो गया है ना, तो 7500 पॉजिटिव है आपके लिए, पैसा आया होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 17000 से 15000 हो गया, तो 2000 पॉजिटिव है। इन्वेंट्री 24 से 27 हो गया, तो 3000 नेगेटिव है। फिक्स्ड एसेट 46 लिख दिया, डेप्रिसिएशन 15 लिख दिया। अकाउंट्स पेबल 14 से 15 हो गए, हाँ तो 1000 पॉजिटिव है, इंक्रीज है। वेजिस पेबल 9 से 7 हो गए, 2000 नेगेटिव है। ठीक तो किया हुआ है सारा। डिबेंचर 160 से 173 हो गए, 13000 इनफ्लो है। ठीक तो है। इक्विटी शेयर 84 से 88 हो गए, तो 4000 का इनफ्लो है। क्या चाहिए सवाल को? और तो कुछ भी नहीं आता बच्चे इसमें, ना ही कुछ दिया हुआ है सवाल में। ओहो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो डाला ही नहीं ना डिविडेंड पेड। मैं भी कहूँ ऐसे कैसे हो सकता है, 2500 नेगेटिव। ठीक है जी, मैं भी कहूँ सब कुछ तो डाल दिया। 14500 अब आ जाएगा, प्लस 21500 माइनस 46,000, तो 10,000 नेगेटिव आ गया जी। प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट, देखो कितना है 34,000, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 24,000, तो हो गया टैली। सो ये फ्री के नंबर थे, ये तो सीए इंटर में भी नहीं आता आजकल, जो सीए फाइनल में आ रहा है। ठीक है ना। सो जो लिखना चाहते हैं पॉज करके लिख लें, पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं और इसमें क्या पूछा हुआ है। केस स्टडी नंबर कौन सा था, यही था ना, 4 वाला। हाँ बच्चे जो सेम आया है उसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। और सवाल ने क्या पूछा हुआ है देखें। एक ये बच्चे लीज लाइबिलिटी वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सवाल में क्लैरिटी नहीं है। इधर देखो जरा। वेल्थ लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू द लीज एग्रीमेंट विद द लेजर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एट एन एनुअल लीज रेंटल ऑफ 8 लाख। हाँ तो ठीक है, 5 साल के लीज रेंटल दिए हुए हैं। देर इज एन ऑप्शन एट द एंड ऑफ सेट पीरियड दैट लीज कैन बी ओन्ड बाय द लेजी। लेजी के पास ऑप्शन है कि वो एसेट खरीद सकता है। अदर फैक्टर्स टू बी नोटेड आर डिस्काउंट रेट ऑफ 8% पर एनम, इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। इसने कंफ्यूज किया है बच्चों को, दो दो रेट दिए हुए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर 3 वेल्थ लिमिटेड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज द लैंड एट अ वैल्यू ऑफ 56 लाख वेयर एज द मार्केट वैल्यू 75 लाख। ये तो चलो अलग मुद्दा है। अब सवाल कह रहा है कि इसमें क्या क्या बताओ। इधर देखो, कैलकुलेट लीज लाइबिलिटी ROU एसेट विद द लेजर फॉर लीज विद द लेजर। ROU इज डेप्रिशिएटेड ऑन SLM बेसिस। अब बच्चे लीज लाइबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो कैश फ्लोज तो पता है 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख। बच्चे कंफ्यूज हुए कि डिस्काउंट रेट क्या है, 8% के 10%। तो हमने इंड AS 116 में क्या पढ़ा हुआ है कि डिस्काउंट रेट विल बी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। और अगर ये ना पता हो तो फिर आप ले सकते हैं लेजिज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठाया, रैंडमली दो रेट दे दिए, एक का नाम डिस्काउंट रेट रख दिया, एक इंटरेस्ट रेट। तो बच्चे ऐसे लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट 10% है और इम्प्लिसिट इन द लीज डिस्काउंट रेट असली ये है 8%,
तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस तो बच्चे 8% की होती है, पर क्या मैं श्योर हूं? जी नहीं। अल्टीमेटली तो इंस्टीट्यूट जो करेगा पता नहीं क्या करेगा वो, क्योंकि डिस्काउंट रेट वर्ड है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसी की होती है। अगर वो ना मिले तब ले सकते हैं लेजिज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो पता नहीं ये क्या है। तो मैं होता तो मैं तो 8% से करता, क्योंकि डिस्काउंट रेट वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं इंटरेस्ट रेट के चक्कर में क्यों पढ़ूं? हमें तो डिस्काउंट रेट चाहिए होता है। तो बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका गलत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत थी, तो इतना तो बच्चे होता ही है हमारे देश में, है ना, कोई बात नहीं। तो इसके रिलेटेड एक दो सवाल पूछे थे, तो इसमें दिक्कत ही थी, तो सवालों को क्या डिस्कस करें। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, पर रेट में दिक्कत है। अब ये देखो, यहां भी हो सकता है कुछ कंफ्यूज हुए हो। ये इंड एस 115 का सम है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। वेल्थ लिमिटेड हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स एंड फॉलोज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर इट्स अकाउंटिंग पर्पस। हाँ, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड रेवेन्यू रिकॉग्निशन का तरीका है। प्रोजेक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 1 करोड़ है, प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन सेल। एट द एंड ऑफ ईयर 1, वेल्थ लिमिटेड हैज कंप्लीटेड द वर्क एंड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू अमाउंट ऑफ 50 लाख while it has incurred a cost of 45 लाख। बच्चे ये मुझे बात समझ नहीं आई। वेल्थ लिमिटेड ने तो काम खत्म कर दिया है, तो फिर उसने रेवेन्यू पूरा क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? तो फिर बाकी आपको रिकॉर्ड करना है ना, बाकी आपको रिकॉर्ड करना है, यही कह सकते हैं। और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। 2 देख लो, उसमें फिर भी ठीक है। प्रोजेक्ट 2 में कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 60 लाख है, मार्जिन है 25% ऑन सेल्स। अब यहां लिखा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है सवाल में, बिकॉज परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड दो तरह से लग सकता है। या तो परसेंटेज हम निकालें, याद है कैसे निकालते हैं? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100, या फिर सवाल में वर्क सर्टिफाइड दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड कैसे लगेगा पता नहीं। चलो देखते हैं। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 60 लाख है, मार्जिन है 25%। वेल्थ लिमिटेड हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 4.5 लाख विच इज येट टू बी सर्टिफाइड बाय द क्लाइंट एज फिजिकल पोजेशन इज नॉट येट गिवन। कोई वर्क सर्टिफाइड नहीं है। मैनेजमेंट हैज ऑल्सो इवेल्युएटेड दैट द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द वर्क डन आर येट टू बी ट्रांसफर्ड। तो जब बच्चे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ही नहीं ट्रांसफर हुए, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जो 4.5 लाख है, ये पूरे का पूरा आपकी बैलेंस शीट में एज अ वर्क इन प्रोग्रेस चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं? व्हेन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। ऐसा कुछ नहीं है। तो 4.5 लाख रुपए का खर्चा किया, कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, तो फिर आप सारा इसको WIP में डाल दो। अब 1 वाला कैसे हो सकता है? इस तरीके से हो सकता है कि 1 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल है, तो 0.2 का प्रॉफिट ऑन सेल है, 1 का 20%, तो 0.8 करोड़ यानी कि 80 लाख रुपया आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और तो कोई तरीका नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 लाख का खर्चा आपने कर दिया, तो 45 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 56.25% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है। यही एक तरीका है करने का, और आई थिंक ये सही भी है ना। 56.25% आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, तो बताओ आप रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं? जो भी आपका टोटल है 60 लैक्स, उसका 56.25, 56.25, तो 60 लाख का 33.75 लाख का आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कंपनी ने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड कर लिया है? 50 लाख, तो बाकी आता है अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, है ना, यही बनेगा, और तो कुछ नहीं है। एक बार मुझे सवाल फिर से दोबारा पढ़ लेने दो, क्योंकि ज्यादातर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर आता होता है,
यहां अमाउंट ड्यू टू कस्टमर दिख रहा है। यहां इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये रेवेन्यू तो आ गया आपका 33.75। अब आपको अनबिल्ड रेवेन्यू निकालना होता है, वो ऐसे निकलेगा, इधर देखो जरा, जगह नहीं बची, यहां करते हैं। सो आपकी एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है 45 लाख। बताओ आपका प्रॉफिट कितना आएगा, ये तो लॉस आ रहा है। ये ना मैं प्रॉपरली सॉल्व करता हूं, रुक जाओ जरा, क्योंकि क्वेश्चन ने जो मांगा है आपसे बच्चे, मैं भी आपके साथ पहली बार ही कर रहा हूं। सवाल ने आपसे अनबिल्ड रेवेन्यू मांगा है और कॉन्ट्रैक्ट एसेट मांगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो वही WIP है जो कि सेकंड में आएगा, कितने का, 4.5 लैक्स का। फर्स्ट वाले में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एंड डिटर्मिन द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रुकिए जरा, मैं भी आपके साथ ही बच्चे पहली बार कर रहा हूं, सीधा देखिए जरा, क्वेश्चन का पता नहीं होता ना क्या कर रहा है ये। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दी हुई है 1 करोड़ रुपए की, माइनस किया हमने 20% का प्रॉफिट मार्जिन 20 लाख का, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई आपकी 80 लाख। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाने को बोला है, तो वो 45 लाख डिवाइड बाय 80 लाख इंटू 100, तो ये तो 56.25% आ रहा है। फिर से चेक कर लें एक बार, बिल्कुल। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आ गया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया आपका, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 56.25%, 56,25,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, वही है ना, वहां हम जल्दी जल्दी से लिख रहे थे तो गलत हो रहा था। एक्चुअल कॉस्ट है 45 लाख, तो आपका प्रॉफिट आ गया 11,25,000। जल्दी जल्दी में सब गलत हो जाता है। 11,25,000। अब आपको एक डिस्क्लोजर निकालना होता है, अमाउंट ड्यू टू और अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वालों में हमने ये किया हुआ है। हाँ जी, कैसे निकालते हो, एक्चुअल कॉस्ट आपकी कितनी है 45 लाख प्लस प्रॉफिट 11,25,000, वही आता है 56,25,000। अब इसमें से हमें माइनस करना होता है अमाउंट रिसीव्ड टिल डेट। अब वो क्वेश्चन ने कहीं दी नहीं हुई, वहां इतना ही लिखा है कि रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू आपका इतना है, तो फिर ये तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अमाउंट रिसीव्ड चाहिए होती है और ये निकल के आता है आपका जो भी अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर या अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। पर ये सवाल में कहीं दिया नहीं हुआ, तो ये वाला पोर्शन तो बच्चे नहीं हो पाएगा, आपको यहीं तक ही करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आ रहा है 11,25,000। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सेल जाएगी, ये खर्चा जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा। और सेकंड वाले में पूरे का पूरा 4.5 जो है वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस ही होगा, क्योंकि जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ही ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर आप रेवेन्यू उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हालांकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उसमें भी लग जाएगा। सो ये लिखना चाहे तो लिख लो, नहीं तो जब आएगा सजेस्टेड तो देख लीजिएगा। सो ये था जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ठीक था सवाल, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे था। तो ये जो लाइन है ना, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर येट टू बी ट्रांसफर्ड, नहीं तो यहां भी हम वैसे ही करते, 60 लाख माइनस 25% ऑन सेल करते, तो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आती, 4.5 से निकालते तो आपकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाता है। एक्चुअली ये बहुत ही कम है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, शायद इसलिए वो रेवेन्यू रिकॉर्ड उसने करवाया ही नहीं। तो ये पूरे का पूरा आपका वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट बन जाएगा WIP के नाम से। क्लियर है। सो ये इंड एस 115 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का सम था। सो इसमें गड़बड़ थी, मैट वाले सवाल में भी गड़बड़ थी, और लीज वाले क्वेश्चन में भी रेट की दिक्कत थी, और ये वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है बच्चों को दिक्कत आई हो, खास करके सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में भी आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी थी। सो ये था जी आपका केस स्टडी नंबर 4। ठीक था, गड़बड़े ना होती तो ठीक था। 3 तो बच्चे पहले ही देख चुके हैं, कट कॉपी पेस्ट है, ये तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं। मैं कहता हूं किसी को मान लो नहीं भी पता लगता कि ये कट पेस्ट है, तब भी कर सकते थे, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आराम से हो सकता था। आइए जी केस स्टडी नंबर 2 देखते हैं।
पहला सवाल कौन सा है केस स्टडी नंबर 2 का? व्हाट इज द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ग्लोब फॉर सेल ऑफ गुड्स टू ग्रे? तो ग्लोब ने ग्रे को कोई माल बेचा है, उसके रिगार्डिंग आंसर पूछा है। ये रहा जी। ऑन 1/4/2021 ग्लोब लिमिटेड इनकर 2000 सेलिंग कॉस्ट टू सेल अ गुड्स टू ग्रे लिमिटेड फॉर 95,000। सो 95,000 सेलिंग प्राइस है। इन जनरल ग्लोब लिमिटेड डज नॉट एक्सटेंड एनी क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, वो क्रेडिट देता नहीं है। However, as a special case, the sale agreement with Grey Limited provided that the customer would pay 95,000 selling price in full on 31 मार्च 2022। एग्जैक्ट एक साल है, तो आप सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट मान सकते हो। एग्जैक्ट एक साल ही है पूरा, है ना। वैसे हम बोलते हैं मोर देन 1 ईयर, पर यहाँ एक साल ही है। द प्रिवेलिंग रेट फॉर 1 ईयर क्रेडिट ग्रांटेड टू ट्रेड कस्टमर इन द इंडस्ट्री इज 10% पर ईयर। दिस इज क्लियरली डिटर्मिनेबल वे ऑफ डिटर्मिंग द इम्प्यूटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज का रेट दिया हुआ है 10%, तो पूछेगा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे। फिर तो बच्चे अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट मानेंगे तो 1.10 से डिस्काउंट हो जाना चाहिए। तो फिर ये आएगा 86364। अब पता नहीं इंस्टीट्यूट कैसे आंसर कर देगा, क्लैरिटी नहीं देते ना, सिंपल लिख दिया है 12 महीने बस। सो हम तो बच्चे जो नॉर्मल आंसर है वही करेंगे। देखो बच्चे ने भी वही किया हुआ है, 86364। दूसरा कह रहा है हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम सेल ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम। ये कौन सा है? हाँ ये रहा। ऑन 1 जुलाई 21 ग्लोब लिमिटेड सोल्ड अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम फॉर 4 लाख which are also included after sale support for a 2 years from the date of supply of the computer system। तो दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक कंप्यूटर सिस्टम और दूसरा आफ्टर सेल सर्विसेज। ग्लोब लिमिटेड एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट एट 60,000 एंड फेयर वैल्यू इज 90,000। तो बच्चे कंप्यूटर का तो फिर दो हिस्से हो गए ना, 90,000 फेयर वैल्यू लेनी है, कॉस्ट नहीं लेनी। आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस की और 3,10,000 कंप्यूटर सिस्टम की। सो ऑन अ प्लेन वनीला लग रहा है 3,10,000। कंप्यूटर सिस्टम का रेवेन्यू होगा 3,10,000 जो इमीडिएटली रिकॉर्ड होगा। सेल सपोर्ट सिस्टम का तो धीरे धीरे जैसे जैसे 2 साल बीतेंगे, क्योंकि ये 2 साल का है। उसने सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम का पूछा है 31 मार्च 2022 का, तो ये 3,10,000 होना चाहिए। अगर वो उसका भी पूछता तो फिर 9 महीने इस साल के हैं, टोटल 24 महीने के थे आफ्टर सेल सपोर्ट, पर वो पूछा नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम का पूछा है। सो वो 310 ही होना चाहिए। आगे, ग्लोब लिमिटेड मेजर इट्स इन्वेस्टमेंट इन अर्थ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 20, 21, 22 रिस्पेक्टिवली एट। तो कोई इन्वेस्टमेंट है अर्थ लिमिटेड में, ये रहा। अब ये देखो पंगे वाला काम। ऑन 31 मार्च 19 ग्लोब लिमिटेड अक्वायर्ड 30% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर्स दैट कैरी वोटिंग राइट्स फॉर 1 लाख। तो 30% शेयर खरीदे हैं तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लग रहा है 1 लाख के। इन अक्वायरिंग दोज शेयर्स ग्लोब लिमिटेड इनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ ₹1,000। अब बच्चे ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिपेंड करता है कि आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, एफबीटी ओसीआई है या एफबीटीपीएल है। एट 31 मार्च 20, 21, 22 फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट assessed the fair value of its investment of Earth Limited at this and this respectively. Cost to sell are estimated at 4,000 throughout. अब इम्पेयरमेंट के लिए उसने फेयर वैल्यू दी हुई है। अब एफबीटीपीएल का तो इम्पेयरमेंट होता नहीं, इम्पेयरमेंट दो का ही होता है, या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या एफबीटी ओसीआई। तो ऐसी केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो इनिशियल रिकॉग्निशन 1 लाख प्लस 1,000, 1 लाख 1,000। बच्चे आधी अधूरी जानकारियां मिलती हैं पेपर में। अब 2020 में फेयर वैल्यू हो गई 1,02,000, तो आपको तो विच एवरेज लोअर लेना है, 1,01,000। यहां हो गई 1,10,000, आपकी बुक्स में 1,01,000, तो ये 1,01,000 ही रहेगा। इंपेयरमेंट है ना, फेयर वैल्यू दी हुई है, छोड़ो इंपेयरमेंट को, मान लो एफबीटी ओसीआई है, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवरेज लोअर, या फेयर वैल्यू पे लेना होता है। ये तो लोअर का तो कोई सवाल ही नहीं है, इंपेयरमेंट के लिए बोल रहा है। तो इंपेयरमेंट के केस में ये फिर रिकवरेबल अमाउंट मान लो,
क्या समस्या है बच्चे? आधे अधूरे सवाल हैं, क्योंकि अगर मैं एफबीटी ओसीआई करूं फिर तो फेयर वैल्यू पे वैल्यूएशन होनी चाहिए, पर वो कह रहे हैं इंपेयरमेंट के लिए है, तो फिर ये रिकवरेबल अमाउंट होगा। क्या प्रॉब्लम है? सो अगर रिकवरेबल अमाउंट पहले केस में ज़्यादा है सो इंपेयरमेंट होगा नहीं, दूसरे केस में ज़्यादा है इंपेयरमेंट होगा नहीं, तीसरे केस में 90,000 है तो फिर इंपेयरमेंट होगा और वैल्यू होगी 90,000। तो फिर आंसर लग रहा है 1,01,000, 1,01,000 और 90,000। पता नहीं क्या है, मतलब अधूरा सवाल बना के दे देते हैं। सो ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली तो यही आंसर लग रहा है। जो कॉस्ट टू सेल होता है वो यहाँ कंसिडर नहीं करना, ये जो दिया हुआ है ना 4,000, इसका हमें कुछ नहीं करना है। इनिशियल ट्रांजैक्शन कॉस्ट रेलेवेंट होती है। तो मैंने इंपेयरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिकवरेबल अमाउंट मान के सॉल्व कर दिया। पता नहीं है एफबीटीपीएल एफबीटीओ कुछ नहीं लिखा हुआ सवाल में। क्या करें बच्चे, अब ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। बच्चा पेपर में कंफ्यूज होगा, 100% होगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। आगे पढ़ो। कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एबी लिमिटेड इन द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट 31 मार्च 22। कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एबी लिमिटेड, तो 30% शेयर खरीदे एबी लिमिटेड में 1/4/17 को, परचेज कंसिडरेशन 20 करोड़ है और आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। चलो ठीक है, ये इंड एस 28 आ गया। रिटेन्ड अर्निंग्स एबी लिमिटेड के हैं 5 करोड़ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और 31 मार्च 22 को है 10 करोड़। तो 5 साल के रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्रीज है 5 करोड़, 5 से 10 करोड़ हो गया ना। तो 5 करोड़ का 30% आपका 1.5 और 20% 20 करोड़ की कॉस्ट, तो 20 + 1.5 21.5 एज पर द इक्विटी मेथड। अब ये जिनको समझ में आ गया ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ समझा नहीं रहा, बिल्कुल ठीक किया है बच्चे ने। फिर कह रहा है एक्सचेंज गेन और लॉस बताओ। आओ ज़रा। ग्लोब लिमिटेड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू परचेज द स्पेशलाइज्ड आइटम ऑफ मशीनरी फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर फॉर $48 मिलियन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो मशीन खरीद रहे हैं 48 मिलियन की। 1 जनवरी को नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट है 60%, 5 अप्रैल को 40% और दे दिया और मशीन की इंस्टॉलेशन हो गई। रेट दिए हुए हैं बच्चे। उसने एक्सचेंज गेन और लॉस मांगा है। क्या पीपीई एक मॉनेटरी आइटम है? नो। तो इसका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा ही नहीं, तो किस चीज का एक्सचेंज गेन और लॉस? क्रेडिटर कोई है नहीं, क्योंकि आपने तो सारी पेमेंट कर दी। उसने 31 मार्च 2022 को मांगा है। एक मिनट मुझे देख लेने दो, रुको जरा, कि किस दिन आंसर मांगा है। वो कह रहा है व्हाट इज द एक्सचेंज गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन 31 मार्च 2022 ऑन अकाउंट ऑफ यूएस डॉलर। अच्छा इधर देखो, ठीक है बच्चे, देखो पीपी की बात नहीं है। 1/1/2022 को आपने एडवांस दिया है 60%। सिर्फ इतना बता दो, वो 31 मार्च 2022 से आपसे एक्सचेंज गेन और लॉस मांग रहा है। क्या ये एडवांस एक मॉनेटरी आइटम है? नो। कल को एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, मैंने तो मशीन खरीदनी है, मुझे कौन सा कोई फायदा नुकसान होना है। तो 48 का जो 60% आपने दिया है $28.8 मिलियन, यहां पे एक्सचेंज रेट था 78, लास्ट में हो गया 77। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एडवांस फॉर परचेज ऑफ एसेट है और नॉन रिफंडेबल है, तो इस पर कोई एक्सचेंज गेन और लॉस नहीं आएगा, क्योंकि ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है। सो आंसर इसका होगा डी। बच्चे ने ठीक किया है, नो एक्सचेंज गेन और लॉस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर हो गई बात? बस जी। उसके बाद फिर से वो कह रहा है रूबी लिमिटेड का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बताओ, सबसे ऊपर है, और एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला तो बच्चे अपना पेट क्वेश्चन है, इंड एस 109 का, इक्विटी और लाइबिलिटी वाला नॉर्मल सवाल। पता ही नहीं कितने क्वेश्चन किए हुए हैं ऐसे, कि आपने 1 करोड़ के कन्वर्टेबल बॉन्ड जारी किए 1 जुलाई 2021, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी। The bonds have a life of 8 years and face value of 10, and they offer interest payable at the end of each financial year at the rate of 6% per annum. The bonds are issued at their face value and each bond can be converted into one ordinary share at any time in next 8 years. बहुत सिंपल। तो आपको इक्विटी और लाइबिलिटी में बांट के दिखाना है बस, और कुछ नहीं है। 8% मार्केट रेट है। क्या क्या मांगा है? अकाउंटिंग एंट्री बताओ इनिशियल रिकॉग्निशन की, इंटरेस्ट एक्सपेंस 8 साल का कैलकुलेट करो,
और अकाउंटिंग एंट्री करो इफ द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इलेक्ट टू कन्वर्ट द बॉन्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आफ्टर रिसीविंग देयर इंटरेस्ट पेमेंट। वो तो जो भी आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ रही होगी उसको खत्म करना होता है बस। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है क्लास में, कोई ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से डेट को लेके करना है, वो भी मांगा नहीं हुआ क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि वो तो तब पंगा होता है जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हो। पर एक बात देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, क्वेश्चन कह रहा है दे ऑफर इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को तो 9 महीने बनते हैं, समझ रहे हो ना? और 6% पर एनम ब्याज का रेट है। तो ये कैसे एडजस्ट करेगा मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये डेट को इग्नोर करके ही कर देगा। देखो कोई ना कोई पंगा ये लोग डाल देते हैं। अगर बुक्स बनानी हो तो पहला ब्याज 31 मार्च को तो पहला ब्याज मिल ही नहीं सकता ना, वो तो 9 महीने का बनता है। वो कह रहा है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ब्याज देना है, कैसे देगा भाई? 9 महीने का बनता है। तो आई थिंक ये डेट को इग्नोर करके करने वाले हैं कि सिंपल 8 साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, उसका 8% पे डिस्काउंटिंग करो, इक्विटी लाइबिलिटी बना दो। बाकी मुझे नहीं पता ये लोग कैसे करने वाले हैं, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना सवाल में, बुक्स बनाने में दिक्कत आएगी। यहाँ तो कह दो जी 1 साल बाद ब्याज देना है, तो फिर 1 साल बनेगा आपका 30 जून 2022। वो कह रहा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देना है। सो मुझे नहीं पता कि बच्चों ने कैसे गौर किया है सर। ये तो बड़ी सारी दिक्कतें हैं सवालों में, बच्चे दिक्कतें तो रहती हैं, कुछ नहीं कर सकते। और एक ये पहला क्वेश्चन फिर से इंड एस 115 का है। देखो इंड एस 115 पे कितना कुछ है, और ये एफआर के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, वेरिएबल कंसिडरेशन का सवाल है, मैं पढ़ूंगा नहीं। डिट्टो क्वेश्चन कट एंड पेस्ट था, एफआर के स्टडी मटेरियल से था कि आपको 2 कंसिडरेशन मिल रहे हैं। एक मैनेजमेंट फीस मिल रही है 2% बेस्ड ऑन क्लाइंट एसेट अंडर मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और एक आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा 20% ऑफ फंड रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द रिटर्न ऑफ एन ऑब्जर्वेबल मार्केट इंडेक्स ओवर द 5-year पीरियड। ये परफॉर्मेंस बोनस नहीं आप रिकॉर्ड कर सकते, क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी है कि आपको रेवेन्यू रिवर्स करना पड़ सकता है। तो जिसको हम क्लास में बोलते होते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में दिख रहा है कि आपको रेवेन्यू रिवर्सल करना पड़ेगा, तो आज आप इसको रिकॉर्ड ही ना करो। तो रेवेन्यू सिर्फ मैनेजमेंट फीस का रिकॉर्ड होगा, 100 करोड़ का 2% 2 करोड़। ये इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको कथा लिखनी पड़ेगी पूरी कि वेरिएबल कंसिडरेशन में आपको देखना पड़ता है कि रेवेन्यू रिवर्स होने के चांसेस कितने को हैं। तो परफॉर्मेंस अभी आई नहीं, तो परफॉर्मेंस के बेस पर आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर लोगे? तो ये भी स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था। तो इंड एस 115 से पेट, ये पूरा केस ही इंड एस 115 का था, ज्यादातर क्वेश्चन इंड एस 115 के हैं। क्लियर है? आइए जी, केस स्टडी नंबर 1। पहला सवाल क्या है? कंसिडरिंग द ट्रांजैक्शन विद केआर लिमिटेड, what would be the adjusted retained earnings in LT Limited consolidated financial position as at 31 मार्च 2022? रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस मांगा है, ट्रांजैक्शन विद केआर लिमिटेड वाला, ये वाला सवाल है। आपने 60% शेयर खरीदे हैं 1/4/21 को, जब केआर के रिटेन्ड अर्निंग्स थे 4 लाख। तो यहाँ केआर के रिटेन्ड अर्निंग्स थे 4 लाख, 31 मार्च 22 को एलटी के रिटेन्ड अर्निंग्स है 7.5 लाख, केआर के हैं 540। तो ग्रोथ हो गई आपकी 1,40,000 की। फिर बच्चे इसमें एक अनरिलाइज प्रॉफिट है, 2 लाख का इन्वेंट्री बेचा, हाफ बचा हुआ है, तो 1 लाख इंटू 1/5, तो 1,40 प्लस 7.5 लाख माइनस 20,000, नहीं 1,40 नहीं आएगा ना, 1,40 का 60%, 84,000। मैं आंसर करके बता रहा हूं आपको। बाकी कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालते हैं ये कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आंसर है आपका 8,14,000। दिस इज द बैलेंस ऑफ कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये देखो, अब इसमें एक पंगे वाला सवाल है, वो मैं बता देता हूं।
बाकी बच्चे ये सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और वैसे भी फ़ायदा क्या है सॉल्व करने का, ठीक है ना। पंगे वाला सवाल था बच्चे ये 1.7, इसके कारण मैं ये केस छोड़ देता, ये गलत सवाल है। इधर देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इंड AS 116 में, सेल एंड लीज बैक। अब बच्चे लेजी के लिए दो घटनाएं होती हैं, पहले सेल फिर लीज पे लेना, और लेजी के लिए तो कोई ऑपरेटिंग लीज नहीं पढ़ी हमने। ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज कॉन्सेप्ट किसके लिए है? लेजर के लिए है, लेजी के लिए थोड़ा ना है। लेजी के लिए तो हमने कोई ऑपरेटिंग लीज नहीं पढ़ी। अब ये देखो सवाल क्या है, ये AS 19 का सवाल है जो यहां डाल दिया। मतलब इस 116 से दो क्वेश्चन आए, दोनों में दिक्कत थी। LT लिमिटेड ने मशीन बेची विद WDV ऑफ 40 लाख टू SLB लिमिटेड फॉर 50 लाख। तो 40 लाख की चीज 50 लाख में बेची है। एंड द सेम सेट ऑफ मशीनरी वॉज लीज बैक एज एन ऑपरेटिंग लीज बाय SLB टू LT। ये वर्ड ही गलत है। आपने कैसे ले ली वापस ऑपरेटिंग लीज में? लेने वाले के लिए थोड़ा ऑपरेटिंग लीज फाइनेंशियल लीज होती है। और फिर कह रहा है 5 केसेस में आंसर दो, फेयर वैल्यू इतनी, सेल प्राइस इतनी, फेयर वैल्यू इतनी, सेल प्राइस इतनी, फेयर वैल्यू इतनी, सेल प्राइस इतनी। क्या नॉनसेंस है, AS 19 का सवाल है ये। कैसे करूं मैं? ना कोई लीज रेंटल दिए हैं ना कुछ दिया है, मुझे ROU एसेट रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करूं? और ऑपरेटिंग लीज होती नहीं है। ये क्वेश्चन मैं दिखाऊं आपको कहां से पूछा है, ये देखो। अगर आपको याद होगा ना, तो ये ग्रुप 2 के, जब ग्रुप 2 में हम AS 19 कराते हैं उसमें से ये क्वेश्चन पूछा। ये लो, मैं ग्रुप 2 CA इंटर का ग्रुप 2 का अकाउंट्स का खोल दिया आपके सामने अपना मटेरियल। ये तो देखो जरा, हाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखो, सेल प्राइस इतना, फेयर वैल्यू इतना, सेल प्राइस इतना, फेयर वैल्यू इतना। और भाई मेरे इंड AS 116 में थोड़ा ये सब होता है। ये देखो, सेल प्राइस इतना, फेयर वैल्यू इतना, सेल प्राइस इतना, फेयर वैल्यू इतना। ये क्या मतलब, पुराना किसी पेपर से सवाल उठाया और लाके आपके सामने फेंक दिया। करो, कहाँ से करूं मैं? सो ये दिक्कत, अगेन दिक्कत। तो यहां तो हमने तो पढ़ा हुआ है ना कि आपको ROU एसेट रिकॉर्ड करना, और वैसे भी लेने के वाले के लिए ऑपरेटिंग लीज थोड़ा ना होती है, तो लेजर के लिए होती है। और आंसर आप लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो। तो ये पता, केस स्टडी 1 में होता तो मैं तो छोड़ देता, बाकी केस ज्यादा इजी थे। ठीक है जी, तो केस स्टडी 1 वैसे भी छोड़नी है, पढ़ के क्या करेंगे? अगर कोई होगा तो मैं एक आधा क्वेश्चन करा दूंगा अगर मुझे लगेगा। इसमें एक बोरिंग कॉस्ट का शायद बच्चों को दिक्कत आई हो, हालांकि उसमें कोई इतनी दिक्कत थी नहीं, एक जनरल बोरिंग थी। जनरल बोरिंग का रेट निकाल के बस कैपिटलाइज ही करना था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। वो मैं करा दूंगा सोल्यूशन, कोई बात नहीं। बाकी केस स्टडी 1 तो छोड़ने लायक था, क्योंकि जब सवाल ही एक नहीं समझ में आ रहा तो हम वो क्यों करें। बाकी इजी थे, ऑब्जेक्टिव इजी थे। फिर भी आंसर बता दूं, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, थक गया मैं बोल बोल के। सो जब सजेस्टेड आएगा तब देखेंगे ये लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। AS 19 वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आंसर दे देंगे AS 19 का, उसमें क्या दिक्कत है? इंड AS के अकॉर्डिंगली देंगे, AS के अकॉर्डिंगली दे देंगे। वो कह रहा पढ़े ही हुए हैं आपने, कर दो आंसर। सो ये था जी आपका होली सोली GFRS का पेपर, और आपने देख लिया। बारिंग के कुछ एम्बिगुटी वाले क्वेश्चंस को हटा दें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में। एक तो सीधा ही केस था, और 5th वाला तो कट कॉपी पेस्ट था। बाकी भी कोई इंड AS 115 काफी भर भर के पूछा गया था। तो डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया, थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि मैं कोई सॉल्यूशन नहीं बना रहा था, मैं तो डिस्कस कर रहा था किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और मेरा मानना है कि GFRS कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, FR पढ़ लो तो 2 पेपर फ्री में मिलते हैं। बच्चे क्यों नहीं लेते मुझे नहीं समझ में आया आज तक। चलिए, सो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं धीरे धीरे बाकी पेपर्स का भी लेके आऊँगा आपके सामने सोल्यूशन और रिव्यू। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।